कल जो टेस्ट हुआ था आपका, प्रैक्टिस टेस्ट था वो केवल ये कई सारी बातें आपके बारे में पता लगती है उससे कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्या कमी आप में है, या हमारे लेवल पे कोई कमी हो तो उसको भी हम इससे पता लगा के दूर कर सकते हैं। उस टेस्ट में केवल 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिनके 4 ऑप्शन आपको दिए थे। फ़र्क इतना था कि आपको प्रश्न पत्र सामने नहीं था, आपके सामने या स्क्रीन पर था, उसमें से आपको आंसर करना था। ठीक, अच्छा करने की कोशिश की है सबने, करीब करीब 6 मार्क्स जो है ऑलमोस्ट सबके हैं, कुछ के कम हैं 2-3, और कुछ ने जो गड़बड़ करी है मेजर वो ये है कि आप लोगों ने जैसे प्रश्न के 4 उत्तर है अ ब स द, तो आपको केवल उत्तर लिखना था अ ब स द में से। आप उसको उत्तर को लिखने लग गए कि इसमें sp2 संकरण है, या जो भी था वो उत्तर पूरा लिखने लग गए। ऐसा काम नहीं करना है आपको। केवल एक नंबर के आगे अगर ए उत्तर है तो ए लिखना था, 2 के आगे अगर स उत्तर है तो स लिखना था, ऐसे करके आपको करना था। ऑप्शंस आपके सामने वहाँ स्क्रीन पर थे। जैसे पहला प्रश्न था कि आपको सत्य कथन देखना था उसमें से। अब जब भी ऐसा सवाल आता है जिसमें सत्य या असत्य कथन आपसे पूछा जाए, तो आपको ऐसा नहीं कि पहला ही अगर सत्य मिल गया तो आपने जल्दी से कर दिया ऐसी गलती बहुत लोगों ने करी है। क्यों करी? क्योंकि उनको दिखा कि पहला सत्य है, बाकी सब असत्य होंगे, ये मान लिया उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो द ऑप्शन ये था कि उपरोक्त सभी, यानी कि अ ब स तीनों ही सत्य हैं। तो इसमें पूछा था, जो सत्य है उसमें सबसे पहला था कि सभी लुईस क्षार नाभिक्स नहीं होते हैं, ये अ था। तो जितने भी लुईस बेस होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, सारे नाभिक्स नहीं होते हैं, ये सही बात है कि नहीं? नाभिक्स नहीं का मतलब जिस पर ऋण आवेश हो, और जिस पर ऋण आवेश होगा वो क्या होंगे? लुईस क्षार होंगे, इसलिए वो सत्य है। दूसरा था इसमें ऑप्शन ब, SO3 और AlCl3 लुईस अम्ल हैं। ये मैंने आपको लुईस अम्ल क्षार बताए थे, तब बताया था कि कुछ उदासीन यौगिक जो होते हैं वो लुईस अम्ल हैं, वो ये हैं। उसके उदाहरणों में ये बताया था आपको, क्योंकि इनका अष्टक पूरा नहीं होता केंद्रीय परमाणु का, इसलिए ये क्या है? लुईस अम्ल हैं। तीसरा था मुक्त मूलक उदासीन होते हैं, कल ही बताया था ये, मुक्त मूलक उदासीन होते हैं। और चौथा उत्तर था उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या है कि उत्तर था इसका द। अब समझिए, आप कुछ ने जो गलती करी वो क्या करी कि पहला उत्तर सही दिखा उनको, उन्होंने इसको सही कर दिया। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही था, निम्न में असत्य है, गलत उसको निकालना है। अब इसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, गलत तो एक ही होगा, इसमें उपरोक्त सभी गलत हों ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन और होता है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन जो है वो यही था। तो पहला था कि नाभिक स्नेही उदासीन अणु या स्पीशीज हो सकते हैं, नाभिक स्नेही उदासीन अणु या स्पीशीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नाभिक स्नेही जो होते हैं उदासीन अणु या आयन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नाभिक स्नेही हो सकते हैं ना। नाभिक स्नेही उदासीन, ये जैसे अमोनिया है, ये उदासीन होता है, ये नाभिक स्नेही है ना, ये उदासीन है। और ये क्या हो सकते हैं? उदासीन अणु या आयन, कुछ भी हो सकता है। तो नाभिक स्नेही उदासीन स्पीशीज हो सकती है, पहला वाला सत्य है, जो ए था ऑप्शन वो सही है। आपसे पूछा है कि निम्न में से असत्य क्या है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा ब था, इसमें Cl प्लस क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही आयन है, सही है, धनावेश आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। ऐसे ही तीसरा स था, R प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही आयन है, ये भी है, क्योंकि इस पर क्या है? धनावेश है। चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं, ये अधिकांश का गलत हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो, क्योंकि कोई भी असत्य नहीं है, सारे ही सत्य है। तो प्रश्न आपको, उत्तर आपको दिखता है, आता हुआ भी है, बाद में सोचा हुआ ये तो आता है, आसानी से हो सकता है। ये प्रश्न आप अपलोड हो गए उस पर, वेबसाइट पे आज हो जाएंगे, नहीं हुए तो आप देख लेना उसमें। इसके अलावा कुल 27 प्रश्न अपलोड हुए हैं, मतलब ये 10 मिला करके। शुरू वाले 10 तो वो जो टेस्ट में आए थे वो, और उसके अलावा 17 क्वेश्चन और हैं। कुल 1 से 27 तक प्रश्न आप वेबसाइट से देख सकते हैं।
तो इसका उत्तर भी क्या हुआ, द हुआ। अब आप समझे ना प्रश्न में किस प्रकार से आपको घुमाया जा सकता है। असत्य पूछा है, सारे सत्य लिख दिए और नीचे लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तीसरा प्रश्न था फिर निम्न में से सत्य कथन है। प्रेरणिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक के प्रभाव के कारण होता है, ये भी सही है। पहला वाला जो है प्रेरणिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव, ये गलत है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक के प्रभाव के कारण होता है, ये सही है। सही है कि नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक के प्रभाव के कारण होता है, सही है ना। तीसरा था -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम है, I, Br, Cl और F, ये -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम नहीं है। क्या होता है सही क्रम, चौथा ऑप्शन था +I प्रभाव का घटता हुआ क्रम है, CH3, C2H5 और तीसरा था इसमें वो है QP। हाँ, तो इसमें +I प्रभाव का घटता हुआ क्रम पूछा था और घटता हुआ क्रम ये नहीं है। घटता हुआ क्रम क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से अगर उल्टा लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, +I प्रभाव सर्वाधिक इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा और उससे कम इसमें होगा। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है भाई, है ना उत्तर इसका। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अभिकर्मक के प्रभाव के कारण होता है, ये ब उत्तर इसका सही है। चौथा प्रश्न था CH3CHO में इसको कार्बन नंबर 1 था, इसका 2 नंबर था और पूछा था कि C1 पर कौन सा संकरण है। ये सबको आना चाहिए था, किसको नहीं आया, कौन सा संकरण है भाई इस पे, आप बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, कैसे कैसे पता लगा, ऐसा थोड़ी इस कार्बन को देख के लग गया आपको कि sp2 होगा, कुछ तो कारण होगा ना, वो पता लगाने का। बैठो, CH3CHO का मतलब है कि इस प्रकार की इसकी संरचना है जिसमें ये कार्बन, इस कार्बन के पास में 3 सिग्मा और 1 पाई बंध है। और जब ऐसा होता है तो कौन सा संकरण होता है, sp2। 2 पाई होते तो sp होता और चारों सिग्मा होते तो sp3 होता। तो ये केवल आपको काफ़ी पहले करा दिया था संकरण, उसमें बताया था अच्छे तरीके से कि इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है सवाल। तो इसमें चौथे का उत्तर क्या होगा, sp2 ए ऑप्शन में था, ब ऑप्शन था sp3, C, sp और D कोई नहीं। पांचवा प्रश्न जो था वो ये था CH3COCH3 और कार्बन को नंबर दे दिया 1 2 3 और अब संकरण के संबंध में सवाल है। तो आपको ऐसा सवाल देखने के बाद में ऑप्शन भी दिख गया आपके सामने कि उसमें संकरण से संबंधित बात है कि कौन से कार्बन पर कौन सा संकरण है। तो आपको इस पर कैसा संकरण है, sp और इस पर और इस पर। अब आपको अपने जो 4 ऑप्शन है उसमें से पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला ऑप्शन था कार्बन 1 और कार्बन 3 पर sp3 संकरण है, ठीक है ये बात। दूसरा ऑप्शन क्या था, कार्बन 2 sp संकरित है क्या, नहीं तो गलत है। तीसरा C2 sp3 संकरित है, C2 मतलब ये वाला कार्बन sp3 संकरित, ये भी गलत है, न तो sp संकरित है ना sp3 संकरित है। और चौथा ऑप्शन था C1 और C2 sp2 संकरित है। C1 और C2 दोनों एक संकरण हो ही नहीं सकता क्योंकि एक पर पाईबंद है, एक पाईबंद है, एक पे है ही नहीं, तो इसलिए संकरण दोनों में समान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए क्या उत्तर हुआ इसका भी,
छठा प्रश्न था, निम्न में से, हाँ ये निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ये भी संकरण से संबंधित है और संकरण के साथ साथ आपसे ये भी जानकारी चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर कि उसकी आकृति भी आपको पता हो, संकरण कैसा है और उसके साथ में आकृति भी। तो सत्य कथन पता करना है, इसका मतलब इनमें से कोई एक सही है। पहला था HCN में कार्बन sp संकृत है तथा आकृति रेखीय है। कार्बन पर 2 पाई बंद 2 सिग्मा है, इसका मतलब sp संकरण है और आकृति निश्चित रूप से जब sp संकरण होता है तो रेखीय होती है। तो ये उत्तर इसका सही है। बाकी आंसर देखें आप, CH2O 1 पाई बंद है इसमें, तो संकरण कैसा होगा sp2। इसमें क्या लिखा है sp3 है और आकृति चतुष्फलकीय बताइए, तो sp3 नहीं है तो चतुष्फल की आकृति होने का सवाल ही नहीं उठता। चौथा है HCN में कार्बन sp3 संकरित है तथा आकृति चतुष्फलकीय है। अभी हमने देखा कि इसमें sp संकरण है और आकृति रेखीय है, इसलिए ये गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन था CH2 डबल बॉन्ड O में कार्बन sp संकरित है तथा आकृति रेखीय है। sp संकरित नहीं है, कैसा है sp2 संकरित है। तो संकरण से संबंधित ये प्रश्न, संकरण और आकृति का जो संबंध है वो आपको याद होना चाहिए। 7वां प्रश्न, नेक्स्ट, CH3OH से शुरू होने वाली सजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य होगा। सजातीय श्रेणी को आपको मैंने बताया था कि CH2 का अंतर होता है। CH3OH जिस श्रेणी का पहला सदस्य है उसमें दूसरा सदस्य कौन होगा, C2H5OH। तीसरा सदस्य कौन होगा, CH2 और जोड़ दो, और चौथा कौन होगा। गलती क्या करी है कुछ ने, C5H11OH को कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो पहला, तो ये इसको तो पूछा ही है, तो आगे वाले 4 देख लो। तो जिस श्रेणी का पहला सदस्य जो होगा उसका चौथा सदस्य कौन सा होगा, जिसमें 4 कार्बन होंगे। नेक्स्ट, तो इसका उत्तर क्या है, 8वां प्रश्न। इसमें क्रियात्मक समूह पूछा है आपसे। क्रियात्मक समूह इसमें कितने हैं, 2 हैं। देखो इसमें आप कार्बोनिल समूह इसमें क्रियात्मक समूह है, लेकिन अगर ये अकेला होता तब तो ये सही होता। कार्बोनिल समूह कौन सा है, ये है क्या, सही है ना, बिल्कुल। हाँ वही कार्बोनिल को ही तो कहते हैं कीटोन, है ना। ये अकेला नहीं है, इसके साथ में CONH2 है, इसका मतलब अमाइड है। ये CO अगर अकेला होता है तभी कार्बोनिल होता है, नहीं तो ये क्या होता है, अमाइड होता है। और इधर देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, ये द्विबंध है, ये भी क्रियात्मक समूह है, इसलिए द्विबंध और CONH2 समूह यानी अमाइड समूह ठीक है। कार्बोनिल समूह अकेला लिखा हुआ तो गलत है। ये और इसके साथ में ये अमीन लिख दिया। आप क्या सोच सकते, गलती क्या कर सकते थे इस प्रश्न में कि CO को अलग बता देते और NH2 को अलग बता देते। ये अलग नहीं है, एक ही क्रियात्मक समूह है जिसको कहते हैं अमाइड। तो इसका उत्तर क्या होगा, ब। तो 8वें का उत्तर है ब। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न। इसमें देखो आप संकरण से संबंधित है फिर ये प्रश्न, और इसमें आप आराम से पता लगा सकते हो कि कौन से कार्बन पर कैसा संकरण है। कुल 4 कार्बन है इसमें, इस पर कैसा संकरण है, sp क्योंकि 2 पाई बंद है। इस पर sp2 क्योंकि इस पर 1 पाई बंद है। इस पर भी 1 पाई बंद है, और इस पर sp3, इस पर एक भी पाई बंद नहीं है। इसका मतलब एक तो sp3 है, एक sp है और 2 sp2 है। तो इसमें पूछा है 2 कार्बन sp2 संकरित है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है 3 कार्बन sp2 संकरित है, ये तो गलत है। 3 कार्बन है ही नहीं sp2 संकरित। तीसरा ऑप्शन है 2 कार्बन sp संकरित है, तो केवल एक ही कार्बन sp संकरित है, ये वाला, 2 तो है ही नहीं। और फिर एक भी कार्बन sp3 संकरित नहीं, ये भी गलत है क्योंकि एक कार्बन तो है sp3 संकरित। तो इसका उत्तर क्या होगा, होगा 2 कार्बन sp2 संकरित है। 10वां और अंतिम प्रश्न, नेक्स्ट। बड़ा सरल सवाल था, कल ही बताया था ना आपको।
बेकर नाथन प्रभाव किसको कहते हैं? अति संयुग्मन को कहते हैं। याद रखिएगा आप इसको। नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी अबंधी अनुनाद भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? सिग्मा पाई अनुनाद भी कहते हैं। तो ये 10 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर ये हैं। सब लोग ये चेक कर लें, ये उत्तर जो लिखे हुए हैं इसके अनुसार जो भी कॉपी चेक करनी है वो कर लें बाहर भी, और उसके अनुसार नंबर दे दें। लेकिन एक चीज़ जो करते वक्त आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इन ऑप्शंस को नहीं लिखना है, उत्तर को नहीं लिखना है कि द लिख करके आप अति संयुग्मन प्रभाव लिख रहे हो। टाइम खराब करने वाली बात है। टाइम खराब नहीं करना है आपको, आगे से आगे जल्दी से जल्दी उत्तर लिखना चाहिए आगे, क्योंकि प्रश्न में किसी प्रश्न में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा जो 11, 12, 13 3 प्रश्न और दिए थे ना, वो कर लिया आपने 4 प्रश्न। C6H6 में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं? कितने? 12 सिग्मा और CH3CONH2 केवल पाइबंद यहाँ है 8 सिग्मा और 1। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ये नहीं कि जिसने बोल दिया उसको आता है दूसरे को नहीं आता तो वो भी उसको सही मान रहा है। इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पहले बताया था आपको, ऐसे उदाहरण लिए थे। अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी थी, जैसे C6H5CHO। वलय में कैसा आवेश आएगा ये बताओ आप? वलय में कोई कह रहा था ऋणावेश आएगा। वलय में धन आवेश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कार्बोनिल समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से हैं, ये पहले से हैं और ये आ गया, तो इस पर कैसा आवेश आ गया? ऋण आवेश। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर धनावेश, और ये धनावेश किन 3 स्थानों पर जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर। अब यहाँ पे एक सवाल आपको और पूछ लें कि ये CH3CHO समूह में यदि कोई समूह और आना चाहे तो वो कहाँ जुड़ेगा? मेटा स्थिति पर जुड़ेगा, क्योंकि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो होगा वो कहाँ होगा? मेटा स्थिति पर होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है। योग क्यों नहीं होता एरोमेटिक यौगिकों में? अनुनाद के कारण। तो ऐसे 3 प्रश्न आप कर लोगे। अनुनादी संरचनाएं बनानी है। और 13वां प्रश्न था कि निम्न को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में जमाइए। मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो। तो सबसे पहले किसको लिखें? पहले मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये सबसे कम अम्लीय होगा इन तीनों में, उससे ज़्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कारण इसका है -I प्रभाव जो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 Cl का -I प्रभाव है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है। इसलिए क्या होगा? अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। एक ऑर्बिटल निरूपण चित्र बनाना था आपको ब्यूटीनाइन का। बना लेते हैं सब? सब बना लेते तो अच्छी बात है, बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जितना अब तक पढ़ा है इसका उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। वो आप जो चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ वो आप पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपको दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं 11वीं कक्षा में, संतृप्त और संतृप्त जिसमें कोई द्विबंध या त्रिबंध नहीं हो, और असंतृप्त जिसमें पाइबंध हो। जैसे इसमें तो होगा एल्केन
और ये एल्कीन और एल्काइन। ये क्योंकि आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, उसमें ये चैप्टर है, इसलिए यहाँ पढ़ा रहे हैं। बाकी 11th में आप पढ़ चुके हो। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन होगा। सबको इसकी अभिक्रियाएं याद है, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण? ऐसा कौन है जिसको सब कुछ याद है? कोई है? याद है सारी? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, उससे तो बना ही सकते हैं, और किससे बना सकते हैं? इसको बंद कर दीजिए, वो दूसरा वाला स्लाइड चला दीजिए। बैठो। देखो, रिएक्शंस में एक महत्वपूर्ण बात है और आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब एक दूसरी स्लाइड है, हाँ ये ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं को याद करने के लिए अधिकांश की ये समस्या होती है कि अभिक्रियाएं उनको याद नहीं रहती है। ऐसा होता है, भूल जाते हैं, और भूलने के बाद में फिर अगर एग्ज़ाम के दिन ही केवल पढ़ने बैठते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। उसको दूर करने के लिए आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उससे आप हमारे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। और रोज़ाना का नियम बनाना है कि आपको केमिस्ट्री जो है वो रोज़ रिवाइज़ करनी है। आज जो पढ़ा है उसको कल भी पढ़ना है। बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। और जो कंसेप्ट्स थे, इसके जो सिद्धांत थे, मूल सिद्धांत जो सभी अभिक्रियाओं में काम आते हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं। उनको अप्लाई करना है, उनको इस पर उसका उपयोग करना है इन पर। जैसे कुछ उदाहरण हमने लिए थे कि नाभिक स्नेही योग होता है, किस में होता है? कार्बोनिल यौगिकों में होता है ना। तो नाभिक स्नेही योग क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया। अब उसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो अगर आप थोड़ा उस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी, याद होगी। तो कोशिश ये करिएगा कि आप साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ याद करेंगे। आप को पता है, सिलेबस आपने देख लिया होगा 12th का। आपने एल्केन तो पढ़ा है, 11वीं कक्षा में पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा है? और एल्काइन भी पढ़ लिया है ना। अब 12वीं कक्षा में पहला चैप्टर क्या है? एल्किल हैलाइड। ऐसा लिख दूं शॉर्ट में? ठीक है। इसके बाद ग्रिनियर अभिकर्मक, GR, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एल्कोहल, फिर ईथर पढ़ेंगे, अभी दूर है थोड़ा एमीन। फिर पढ़ेंगे आप एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, पीछे जो बैठे हैं ना वो सब इधर ध्यान दें। अगर उधर का आप कुछ करेंगे ना तो आप ये जो यहाँ चल रहा है उससे दूर रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ध्यान इधर रहे। भले आपने पढ़ा हुआ हो, आपको आता हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका ध्यान इधर होना चाहिए। आप डिस्टर्ब नहीं करें किसी को भी पीछे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के बाद में इसके जो व्युत्पन्न हैं, अम्लों के व्युत्पन्न, 4 व्युत्पन्न होते हैं। वो 4 अम्ल के व्युत्पन्न वो इसके बाद में आते हैं। फिर आता है एमीन। एमीन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन। और उसके अलावा फिर और कुछ है? पॉलीमर और ये सब पढ़ेंगे अपन बहुलक। केवल मैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आएंगी वो उसकी बात कर रहा हूँ। ये लिखने का मेरा एक प्रयोजन है, ये जो मैंने लिखा है किसी कारण से लिखा है। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उसके बाद में उसके व्युत्पन्न पढ़ेंगे।
कुछ और जैसे कंपाउंड्स हैं वो पढ़ेंगे, जैसे साइनाइड है, नाइट्रो है, एरोमेटिक यौगिक हैं। एरोमेटिक यौगिक जो हैं वो आपको हाइड्रोकार्बन में के साथ ही पढ़ने होते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह। तो इसमें आ जाता है एल्कीन एल्काइन के साथ भी अपन पढ़ते हैं एरोमेटिक यौगिकों को। ये अपन देख लेंगे कि कहाँ पढ़ना है। ये सीक्वेंस अगर आपको ध्यान है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीक्वेंस का, इस क्रम का एक विशेष मतलब है कि हम सरल यौगिकों से लेकर के एक अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अभिक्रियाओं की यदि बात करें तो हर एक में बनाने की विधियां भी ढेर सारी है और उनके रासायनिक गुण भी बहुत सारे हैं, भौतिक गुण भी पढ़ने पड़ेंगे सबके। अगर आपके सामने संख्या आ जाए कि आपको 1000 तो कुल बनाने की विधियां पढ़नी है और 2000 रासायनिक गुण पढ़ने हैं, तो कुल 3000 रिएक्शन आप सोचेंगे कैसे याद होगी मुझे, आपको लगेगा असंभव है। लेकिन ये संभव बनाना है आपको। वो कैसे बनेगा, वो एक निश्चित क्रम में। अगर आपने, जैसे मैंने भी पूछा था कि एल्केन कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने बताया था कि एल्कीन और एल्काइन से बनाते हैं, और फिर बताया है हाँ दहन से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई क्रम नहीं है। जब आप बिना क्रम के याद करते हैं किसी भी अभिक्रियाओं किसी भी चैप्टर की अभिक्रियाओं को, तो वो क्रम आपको नहीं है याद, तो फिर रिएक्शन याद करना, अभिक्रियाएं याद रखना मुश्किल होता है। तो एक क्रम हमेशा हर चैप्टर में आपको बनाना है, उस क्रम में ही अभिक्रियाओं को याद करना है। ये बात अपन अभी जब रासायनिक इसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे तब इस क्रम को ध्यान रखना, आप वहाँ ये काम में लेंगे। इसके पहले जो सामान्य जानकारी है एल्केन की वो लीजिए। पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि हम पढ़ेंगे इसमें सामान्य बिंदु, यानी कि एल्केन के बारे में सामान्य जानकारी या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद नामकरण। नामकरण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉमेनक्लेचर हमने अलग से आपको नहीं पढ़ाया है। यहाँ पे हमने ये अपेक्षा की है आपसे कि आप नामकरण रोज़ कुछ न कुछ उदाहरण आप घर पे करते हैं। उसमें कोई दिक्कत अगर आपको नहीं आती है तो अच्छी बात है, आती है तो आप उसको पूछ के कर सकते हैं। फिर भी जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे उस चैप्टर में जो भी नामकरण आएगा, उसका नॉमेनक्लेचर आएगा, वो आपको यहाँ बताएंगे, तो इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें समावयवता, उनके यौगिकों में समावयवता, जैसे एल्केन में समावयवता कौन कौन सी होती है वो यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद विरचन, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और उसके बाद में उस सब का एक समरी, सारांश, और उसके बाद में प्रश्न। ये किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक क्रम की पालना करनी है। इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना आप। ये है सामान्य बिंदु, नामकरण, समावयवता, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और उसके बाद में सारांश, और फिर प्रश्नावली। कई बार किसी चैप्टर में उपयोग भी उनके याद करने होंगे आपको, तो रासायनिक गुणों के बाद उसके उपयोग को भी पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल आज से आप सोच लीजिएगा कि आपको सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से कार्बनिक रसायन को पढ़ना है, अभिक्रियाओं को याद रखना है। समझ में आ गई बात आपके? नेक्स्ट स्लाइड, इसके पहले वाली। सामान्य बिंदु में आप देखिए कि ये सब आपको आता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इनको क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बनता है तो कहीं से भी बन सकता है, इन लाइनों में से भी कोई प्रश्न बन सकता है। पैराफिन किसको कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं या संतृप्त को कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, संतृप्त को कहते हैं। सामान्य सूत्र क्या है एल्केन का, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। एन क्या है यहाँ पे? कार्बन परमाणुओं की संख्या। मान लीजिए एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है तो 10। ठीक है, अब इन्हीं को कई बार ऐसे लिखा जाता है RH। इसका मतलब भी क्या है? एल्केन है, क्योंकि R क्या है? एल्किल समूह है जो एक हाइड्रोजन के कम होने से बनता है। जैसे CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दें, ये मैथिल मुक्त मूलक है, मैथिल मूलक है, तो मैथिल रेडिकल यहाँ लगता है, मूलक यहाँ लगता है, तो क्या बन जाता है? मीथेन। ऐसे ही RR, यानी कि 2 एल्किल समूह अगर जुड़े हुए हों तो वो भी एल्केन होता है। जैसे 2 CH3 जोड़ दीजिए आप, क्या बन गया?
एथेन बन गया। RCH2NR कोई बड़ा एल्केन है जिसमें सिरे वाले तो एल्किल समूह से दर्शा दिए और बीच में CH2 दर्शा दिया, तो ये क्या हो सकता है, CH3 CH2 मान लीजिए 3 बार हैं, N यहाँ 3 है तो क्या होगा, पेंटेन हो गया ना ये। तो इस प्रकार से भी इसको दर्शाया जा सकता है। और ये RR आपको बता ही दिया है। RCH3 वही बात है, एक ही बात है। अगर R और CH3 लिख दें तब एक तरफ तो एल्किल दिखा दिया कि ये CH3 है, दूसरी तरफ R है। कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन पर संकरण सबको आता है आपको। जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे तो कार्बन पर संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। आकृति चतुष्फलकीय होगी यानी टेट्राहेड्रल होगी। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और बंद लंबाई ध्यान रखिएगा कितनी है, कार्बन कार्बन सिंगल बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंद भी है, उसकी लंबाई कितनी है, 1.112 एंगस्ट्रॉम। बंद ऊर्जा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद ऊर्जा बहुत महत्व रखती है। कार्बन कार्बन जो बंद ऊर्जा है, यानी इस बंद को तोड़ने के लिए 82.67 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और कार्बन हाइड्रोजन कितनी होती है बंद ऊर्जा, 98.67। बंद ऊर्जा का मतलब है किसी भी बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा या बंद बनते समय उत्सर्जित होने वाली, निकलने वाली ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है ये दोनों बंदों की इसमें आपको सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखनी है। प्रश्न ये है कि नेक्स्ट स्लाइड, एल्केन अत्यंत स्थायी और कम क्रियाशील यौगिक हैं, क्यों? आपने पढ़ा है ना एल्केन, तो क्यों है वही पूछ रहे हैं हम। सवाल ये है हमारा कि एल्कीन और एल्काइन की तुलना में कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, क्यों? तो उसके कारण से क्या हो जाता है? आपके मन में जो उत्तर है उसको शब्दों में पिरो दीजिए, बताइए उससे क्या होगा। अभिक्रिया होने के लिए क्या आवश्यकता है? कोई भी अभिक्रिया कब होगी, ये बंध टूट जाएं। एल्केन में जो बंध है वो क्या है, इसमें कार्बन कार्बन बंध भी है और कार्बन हाइड्रोजन बंध भी है। ध्यान क्या रखना है आपको कि अभिक्रियाएं तो होती है इसकी, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे, लेकिन वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। सामान्य परिस्थितियां क्या होती है कि जैसे सामान्य परिस्थिति में कोई भी अम्ल का इस पर प्रभाव देखें आप किसी एल्केन पर, अम्ल का, क्षार का, किसी ऑक्सीकारक का या अपचायक का, उसके प्रति ये उदासीन रहता है, उसके प्रति क्रियाशीलता नहीं दर्शाता है, क्योंकि स्थायी है। जब कोई चीज़ स्थायी होती है उसके अगर उसके साथ में कोई रिएक्शन कराने की, अभिक्रिया कराने की कोशिश करोगे तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। वो नहीं हो पाती है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रियाशील निष्क्रिय है। वो निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कार्बन कार्बन बंध को तोड़ने के लिए इतनी आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वो ऊर्जा सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए 98.67 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो उत्तर क्या होगा आपका कि सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ऑक्सीकारक, अपचायक, अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया इसलिए नहीं दर्शाते क्योंकि इनकी जो बंध ऊर्जा होती है, कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा वो ज़्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। इतनी ऊर्जा सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्या करते हैं, निष्क्रियता दिखाते हैं, अत्यंत स्थायी और कम क्रियाशील यौगिक है। नेक्स्ट स्लाइड। नामकरण की यदि बात करें तो आप सबको इसका नामकरण आता है, नॉमेनक्लेचर। किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं आता भाई? सबको आता है ना? सबसे महत्वपूर्ण जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, वो एल्केन का ही होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही होता है। इसमें क्या होता है
एक होता है पूर्व लग्न और फिर मुख्य भाग और फिर अनुलग्न। नाम के 3 भाग होते हैं, ये 3 भाग हो गए। प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न में कोई भी प्रतिस्थापी कहाँ लगा हुआ है, किस कारण से जुड़ा हुआ है, उसको इंगित करते हुए अंक दर्शाएंगे अपन। कौन सा समूह लगा हुआ है ये दर्शाना पड़ेगा और कहाँ लगा हुआ है ये दर्शाना पड़ेगा। इसमें ये मुख्य भाग होगा। और अनुलग्न में क्या दिखाएंगे आप, कौन सा क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ। ये इसके लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है, सारे कार्बनिक यौगिकों के लिए। यहाँ पर एल तो है मुख्य भाग और एन है अनुलग्न, जो लास्ट में या अंत में लिखा जाएगा। तो एल्केन होगा शब्द। और ये जो शब्द पूर्व लग्न है ये कब लगेगा, जब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, कोई श्रृंखला में कोई साइड चेन हो, पार्श्व श्रृंखला हो या कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ हो, तब इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे एल्क प्लस एन, एल्केन, इसको देखें आप तो इसके 2 भाग हो गए, एल्क और एन। एक कार्बन है तो मैथ प्लस एन मेथेन, 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन एथेन, C3H8 है यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, फिर ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। लेकिन यदि श्रृंखला लंबी हो तो क्या होगा, उसको लंबी श्रृंखला अगर एक से ज़्यादा भी संभव हो उसके अंदर, तो अपन सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद में उस मुख्य श्रृंखला को मुख्य भाग मान करके उसको एल्केन मानेंगे। जो शब्द लिखा जाएगा वो ये वाला जो भाग होगा एल्केन वाला, वो मुख्य श्रृंखला को इंगित करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही बात है कि जिसमें आपको, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना इसमें और करें। इसमें वापस 2,3 डाइमेथिल जो है वो क्या है, पूर्व लग्न है। क्या है यहाँ पर पूर्व लग्न, 2,3 डाइमेथिल। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, गलती करते हैं अक्सर कि इन दोनों अंकों के बीच में डैश नहीं लगाना है। कई बार यूँ कर देते हैं और फिर कॉमा लगा देते हैं, ये गलत है। 2 अंकों के बीच में हमेशा क्या होगा, कॉमा होगा, और 2 अंक और शब्द के बीच में क्या होगा, डैश होगा। तो 2,3 डाइमेथिल पेंटेन यानी 5 कार्बन वाला एल्केन है। तो ये वाला भाग जो है ये तो पूर्व लग्न हो गया और ये मुख्य भाग हो गया और अनुलग्न हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको दिखाया, इसमें ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला एल्केन है। 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से हटा दिया, तो क्या बन गया, ब्यूटाइल। और ये तो हुआ प्राथमिक ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। और ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। दूसरे कार्बन से अगर H को हटाया है तो ये देखिए यहाँ से H हटा हुआ है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, द्वितीयक ब्यूटिल ग्रुप। ऐसे ही आइसोब्यूटेन होता है ये वाला। इसमें तो आप देखिए एक ही श्रृंखला, इस तरीके से सीधी श्रृंखला। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 4 कार्बन है, ये 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा। आइसोब्यूटेन में क्या है, ठीक है। आइसोब्यूटेन में आइसोब्यूटिल समूह कौन सा है, जब इधर से हाइड्रोजन हटे, इधर से हटाओ चाहे उधर से हटाओ एक ही बात है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटिल। और ये अगर इस वाले कार्बन से, जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे अगर हटता है तो इसको कहते हैं टर्शी ब्यूटिल। इस कार्बन वाला हाइड्रोजन अगर हटाते हैं तो ये तीनों कार्बन एक जैसे हैं, 1 2 3, ये तीनों एक जैसे हैं। इसमें से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे कोई भी, इन 9 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन हटेगा तो क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटिल। लेकिन अगर इस कार्बन के पास में जो एकमात्र हाइड्रोजन है उसको हटाएंगे तो उसको कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन का जो नाम होता है, जैसा भी बताया था आपको, ब्यूटेन तक बताया था कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहते हैं, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 पे नोनेन, 10 पे डेकेन,
11 पे अनडेकेन और 12 पे डोडेकेन। 10 को डेकेन, 11 को अनडेकेन और 12 को डोडेकेन। नेक्स्ट स्लाइड। अब कार्बनिक यौगिकों में यानी एल्केन जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, उसमें कार्बन श्रृंखला सीधी भी हो सकती है और मुड़ी हुई भी हो सकती है। अब उसमें से आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मैं थोड़ा सा केवल आपको जल्दी में बता रहा हूँ, रिवाइज करना है इसको, पहले आप सब पढ़ चुके हैं। और यहाँ क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं इसलिए आप थोड़ा सा जानकारी इसके आपको नामकरण की होना आवश्यक है। ये देखिए आप जो दिख रहा है आपको हिस्सा, ये 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अगर इस श्रृंखला को इधर मोड़ देते तो कितने कार्बन होते? 7 होते। इससे लंबी श्रृंखला इसमें संभव नहीं है। 8 कार्बन है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेन। अगर आप इधर मोड़ देते हैं तो ये 7 कार्बन हो जाते हैं, तो ये गलत होता, ये सही नहीं है, वो सही है। इसमें देखिए आप, इसमें सभी में 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। मुड़ी हुई अवस्थाएं हैं, मुड़ी हुई दिख रही है आपको श्रृंखलाएं, लेकिन 8 कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी। और सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 8 की। ये देखिए 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। इसमें इधर से यूँ चलिए, इधर चलिए, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला, लेकिन 1, 2 और 3 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 1, 2 और 3 प्रतिस्थापी लगे। यहाँ पर जो है इसमें क्या है, तीसरे इस उदाहरण में ये लंबी श्रृंखला इस प्रकार से है और इसमें ये कार्बन इधर एक पार्श्व श्रृंखला है, इधर ये एथिल समूह लगा हुआ है, इधर ये मेथिल समूह लगा हुआ है। तो आपको 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला 3 तरीके से दिखाई है कि ये 3 तरीके से लंबी श्रृंखला 8 कार्बन की हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। 2 अगर लंबी श्रृंखलाएं हो संभव, तो देखिए इसमें तब क्या करें? दोनों लंबी श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या यदि समान हो तो कौन सी श्रृंखला को आप सही मानेंगे? जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा हो। देखिए ये लंबी श्रृंखला है 7 कार्बन की, इसमें एक प्रतिस्थापी यहाँ है और एक यहाँ है। और इसमें ये लंबी श्रृंखला है 7 कार्बन, लेकिन एक ही प्रतिस्थापी है। ये है 3 कार्बन का, लेकिन एक ही प्रतिस्थापी है, इसलिए ये लंबी श्रृंखला सही नहीं है, वो वाली सही है। प्रतिस्थापियों की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो लंबी श्रृंखला सही होगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अंकन जो करेंगे कार्बन का वो किधर से शुरू किया जाएगा? उधर से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी का कम अंक मिले, या अगर 2 प्रतिस्थापी तो उन दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, वो अंक का योग कम आना चाहिए, उधर से ही आपको, जैसे इधर से नंबरिंग करिए आपने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6 पर, 5 पर और 2 पर प्रतिस्थापी है, तो आपने योग किया 2, 5 और 6, कितना हुआ? 13 हो गया ना। इसमें देखिए इधर से अगर नंबरिंग इसमें इधर से करते हैं तो ये 3 पर, 4 पर और 7 पर आता है, तो कितना होता है? योग 14 आएगा। इसका मतलब क्या है? जिसमें योग कम आ रहा था, 13 आ रहा था योग, वो सही था। तो नंबरिंग जो करनी है वो इस साइड से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सही तरीका है। क्यों सही है? क्योंकि प्रतिस्थापियों को के अंकों को मिला योग कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है कि मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं 3, इसमें भी 3 दिख रहे हैं आपको। 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो पहले में भी क्या दिख रहे हैं आपको? 3 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं मैथिल समूह, कार्बन संख्या 2 पर, कार्बन 3 पर और कार्बन 5 पर। और इसमें कहाँ है? 2, 4 और 5 पर। तो कितने नंबर पे हुआ? 5, 4, 9, 2, 11 हुए इधर तो, और उधर 10 हुआ। इसका मतलब ये सही है, जिसमें अंकों का योग कम आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या फ़र्क दिखाया है? 2 अलग समूह हैं और वो क्या है? बराबर दूरी पर हैं। इसमें एथिल समूह C3 पर है और इसमें मैथिल समूह C5 पर है, और इसमें मैथिल समूह 3 नंबर कार्बन पर, एथिल 5 पर है। तो जो कम नंबर मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। जैसे एथिल और मैथिल में
ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसमें तो ई को मिल रहा है 3 नंबर एथिल को, और मैथिल को मिल रहा है 5 नंबर, और दाईं तरफ जो लिखा हुआ यौगिक है इसमें क्या हो रहा है, मैथिल को 3 मिल रहा है और एथिल को 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाला सही है, जिसमें एथिल को 3 मिला है और मैथिल को 5 मिला है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैथिल कार्बन संख्या 2 पर है, एथिल 5 पर है और मैथिल फिर 6 पर है। तो 2 तो मैथिल हो गए और 1 एथिल हो गया। तो आपको इन तीनों प्रतिस्थापियों को के लिए अंक दिखाना पड़ेगा। हर प्रतिस्थापी को, चाहे वो एक ही कार्बन पर हो, आपको अंक दिखाना पड़ता है। जैसे 2 डाई, 3 ट्राई और 4 टेट्रा, ऐसे दिखाना पड़ता है। जैसे अब 2 पर क्या है, 2 पे एक मैथिल है और 5 पर एथिल है और 6 पर मैथिल है। तो क्या दिखाएंगे आप, 2,6 डाई मैथिल, और एथिल किस पे, 5 पे है, तो पहले एथिल लिखेंगे, 5 एथिल, 2 डाई मैथिल और ऑक्टेन, 8 कार्बन। ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट स्लाइड। जो आपने अब तक पढ़ा है उसको देख करके आपको ये बताना है कि इसमें पूरे यौगिक में कितने टुकड़े कर सकते हो आप, कितने प्रतिस्थापी दिखाएंगे आप। 8 कार्बन की श्रृंखला है, 8 कार्बन है। इस 8 कार्बन की श्रृंखला में मैथिल है 2 पर और 6 पर, 5 पर एथिल है, अभी जो बताया आपको। तो आप क्या लिखेंगे, इन नामों को अगर एक साथ लिखते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, 5 एथिल 2,6 डाई मैथिल ऑक्टेन। जो अल्फ़ाबेट है, जो मैंने अभी बताया आपको, ई है इसलिए इसको पहले लिया है, और एम है, ये डाई, डी नहीं देखेंगे, एम को देखेंगे, एम बाद में आता है इसलिए ये बाद में लिखा, 5 एथिल 2,6 डाई मैथिल ऑक्टेन। नेक्स्ट स्लाइड। अब कई बार इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं सूत्रों को, तो आपको ऐसे सूत्रों से ऐसा लिखने में भी आपको नहीं घबराना है। प्रतिस्थापी आपको देखना है कहाँ लगा हुआ है और मुख्य श्रृंखला कौन सी है। तो जो पहला उदाहरण है वो क्या है, कितने कार्बन है, इस प्रकार से 7 कार्बन की एक श्रृंखला है, और इसमें एक प्रतिस्थापी यहाँ पर है और 6 पर। अगर नंबरिंग इधर से करें तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पर। तो आप जोड़ लीजिए इसको, कितना आता है, 2 5 और 6 पर। और नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो किस पे आता है, 2 3 2 3 और 6 पर। तो ये सही होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2,3,6 ट्राई मैथिल, तीनों मैथिल है इसलिए ट्राई हो गया, 3 है, बार बार मैथिल नहीं लिखना, 2 मैथिल 3 मैथिल 6 मैथिल ऐसा नहीं लिखना, क्या लिखना है, 2,3,6 ट्राई मैथिल हेप्टेन। तो इस प्रकार से आप लंबी श्रृंखला में प्रतिस्थापियों को देखते हुए नामकरण कर सकते हैं। और उदाहरण आपके सामने है, इनका आप नाम लिख सकते हैं। इसमें कुल 8 कार्बन हैं दूसरे उदाहरण में। ये वाले आपको नाम लिखने को नोट कर लो, इसको आप कैसे, वहाँ नहीं दिख रहा, स्लाइड में दिखा दें, इसको दिखा दीजिए। नीचे वाले दोनों के नाम लिखने हैं आपको। सात ही है नीचे वाले में, सेकंड में 7 है कि 8 है, 7 है ना। तो ये ऑक्टेन गलत लिखा हुआ है इसका मतलब, है ना।
ये वही रिपीट हुआ है, ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है। आप इसको एक कार्बन और बढ़ा लें। ये मैं जो नीचे जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं वो बना रहा हूँ यहाँ पे, वो आप लिखिएगा। ये दोनों आप लिखिएगा घर पे, इन दोनों के नाम लिखिएगा, लंबी श्रृंखला का चयन करके आप कीजिएगा इसको। हो गया, बोर्ड पे भी बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड, उसके अगली ले लीजिए। ये दोनों बोर्ड पे बने हुए देख लो आप, इन दोनों के नाम आप लिखिएगा घर पे, लंबी श्रृंखला का चयन करके। अब देखिए सरलतम एल्केन, नामकरण की जो बात है वो आपको केवल प्रैक्टिस मांगती है। आप आधा घंटा आज प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर, कोई गलती आपसे नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है परीक्षा में जो सवाल पूछा जाए उसमें नाम देते हुए पूछ ले, अगर आपको नाम लिखना ही नहीं आया तो आप अभिक्रिया नहीं लिख पाएंगे। इसलिए नॉमेनक्लेचर किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त कमज़ोर नहीं होना चाहिए आपका। सरलतम एल्केन में आप देखिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, आपको दिख रही है साफ। ये मीथेन है, sp3 संकरित कार्बन है, इसमें एक, इसमें 2 sp3 संकरित है, इसमें 3 sp3 संकरित कार्बन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है समावयवता की बात। समावयवता क्या होती है? जब किसी यौगिक का अणु सूत्र तो समान हो और संरचना सूत्र उसको अलग अलग तरीके से दर्शा सकें अपन, तो उसको कहते हैं समावयवता। जैसे पहले 3 सदस्य कौन कौन हैं एल्केन के? मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ये कोई समावयवता नहीं दर्शाते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो सदस्य हैं ब्यूटेन, वो दर्शाते हैं। जैसे ब्यूटेन है, ये 4 कार्बन है और इसमें ये 3 कार्बन और 1 कार्बन, इस प्रकार से। यानी अगर ऐसे लिखें, ये नॉर्मल ब्यूटेन और इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ये कैसी समावयवता है? इस समावयवता का नाम बताएं। स्थिति है या श्रृंखला है? क्योंकि इसमें क्या बन गई है? श्रृंखला बन गई है, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट स्लाइड। उच्च नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन का मतलब होता है सीधी श्रृंखला वाले, और उच्च का मतलब ज़्यादा कार्बन वाले। जैसे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हो। नॉर्मल हेप्टेन, 7 कार्बन एक लंबी श्रृंखला में हो। नेक्स्ट स्लाइड। 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है, इसके 3 समावयव आप देख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। और इनको अगर वैसे जैसे नियो को देखिए आप कैसे दिखाया है, 1 कार्बन से 4 कार्बन और जुड़े हुए हैं, ये स्थिति नियो स्थिति कहलाती है। नॉर्मल, आइसो और नियोपेंटेन। तो पेंटेन के 3 समावयव संभव है, वो तीनों ये हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब समावयव जैसे जैसे अणु कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समावयवों की संख्या भी बढ़ती जाती है। कोई निश्चित इसका कोई सूत्र नहीं है निकालने का, आप लिखते जाइए, बनाते जाइए, जितनी संभव हो उतनी बन सकती है। जैसे मीथेन का कोई समावयव संभव नहीं, एक ही समावयव होता है। इथेन का कोई समावयव नहीं होता, प्रोपेन का नहीं होता। लेकिन ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9। एक बार और दबाइए इसको। ऑक्टेन में 18, नोनेन में 35, नोनेन के 35 समावयव संभव है। डेकेन के 75। C15 जब होगा तब कितने होंगे? 4347। ये केवल ऐसी संख्या याद नहीं रखनी है आपको, ऐसे बताया है कि समावयवों की संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। हेक्सेन का एक उदाहरण और देखें। हेक्सेन के
जो समावयव हैं उसमें देखिए नॉर्मल हेक्सेन, कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, नॉर्मल हेक्सेन बोलेंगे। फिर आइसोहेक्सेन में ऐसी स्थिति होगी कि आइसोहेक्सेन में एक कार्बन कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, ये आइसोहेक्सेन या 2 मेथिल पेंटेन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो 3 मेथिल पेंटेन है। ये दोनों कैसे समावयव हैं, 2 मेथिल और 3 मेथिल स्थिति समावयव, क्योंकि मेथिल समूह यहाँ 2 पर है और यहाँ पर 3 पर है। नेक्स्ट स्लाइड। चौथा समावयव ये है जिसमें 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और उसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन इसको बोलेंगे। और एक नियोहेक्सेन और होता है, इसको 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन बोलते हैं। ये समावयव जो है ऊपर वाले 3 और ये 2 5, इनमें से 1, 2 और 4 श्रृंखला समावयव हैं, 1, 3, 5 भी श्रृंखला समावयव है, 1, 3, 4 भी श्रृंखला समावयव हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार की समावयवता आपने देखी, स्थिति और श्रृंखला। तो एल्केन में 2 प्रकार की समावयवता होती है, स्थिति और श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने प्रकाशिक समावयवता पढ़ी होगी। प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या शर्त है कि असममित कार्बन उसमें होना चाहिए। असममित कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों समूह, अगर 2 ए जुड़े हुए हों तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रकार का कार्बन, असममित कार्बन जिसमें होगा वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। वो शुरू होगा C7H16 में, यानी हेप्टेन से इस प्रकार की समावयवता भी दर्शाई जाएगी, यानी कि इसमें एक कार्बन असममित कार्बन हो सकता है। जैसे कार्बन है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक तरफ मिथाइल समूह जोड़िए, एक तरफ इथाइल जोड़िए और एक तरफ प्रोपाइल जोड़िए। चारों समूह अलग अलग हो गए। कुल कितने कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है। हेप्टेन का ये समावयव है। कौन सा समावयव है ये, प्रकाशिक समावयवता ये दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए समूह अलग अलग हैं। ऐसे ही इसका प्रकाशिक समावयव ये भी हो सकता है, ये जो नॉर्मल प्रोपिल था उसकी जगह आइसोप्रोपिल हो जाए, है वही C3H7। अगर ये सीधी श्रृंखला होती तो कैसा कहलाता, नॉर्मल प्रोपिल समूह कहलाता। और बीच वाले कार्बन से अगर ये जुड़ता है तो क्या होगा, आइसोप्रोपिल। तो ये चारों समूह भिन्न हैं, ये चारों समूह अलग अलग हैं, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है कौन, हेप्टेन। 7 कार्बन आने के बाद में इस प्रकार की समावयवता दर्शाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बनाने की विधियां, बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से याद करना है आपको। यहाँ पे पढ़ना नहीं है, याद ही करनी है। पहला जो आपने बताया बनाने की जो विधि है वो है एल्कीन से। किससे, एल्कीन से। क्या बनाना चाहते हैं अपन, एल्केन। एल्कीन होता है C+C, और हम क्या बनाना चाहते हैं इससे, यानी कि दोनों के पास में एक HH दे दें आप, एक पाई बंध टूट जाए और 2 सिग्मा बंध बन जाए, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो हाइड्रोजन का योग होता है, योग किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, इसलिए हम इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया तो है ही, इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। लेकिन ये, हाँ ये गलत लिखा हुआ है H2 ना, ये नीचे लिखना चाहिए 2, गलत लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि उत्प्रेरक से हाइड्रोजन मिलती है इसलिए इसको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलती है, किसी उत्प्रेरक के माध्यम से मिलेगी, तो इसको उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। अब ये उत्प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, रेने निकल हो सकता है, और इन सब की उपस्थिति में अभिक्रिया सामान्य ताप और दाब पर होती है। देखो अभिक्रिया में क्या चीज़ याद करनी है आपको, पहला आपने याद किया एल्कीन से, ठीक है,
एल्कीन से याद किया तो आपको एक अभिक्रिया का ये वाला हिस्सा पता लग गया कि क्या लिखा जाएगा, ये वाला भाग भी पता लग गया कि ये क्या लिखा जाएगा। ये क्या है, जो बनने वाली चीज़ है, आप जो बनाना चाहते हैं वही तो बनेगा। आप एल्केन बनाने को पढ़ रहे हैं तो एल्केन ही आएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना है क्योंकि हाइड्रोजनीकरण होना है, लेकिन इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इसका, वो आपको पता करना है। वो उत्प्रेरक क्या क्या हैं, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अब यहाँ लिखा है रेने निकल। अब रेने निकल क्या होता है ये भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए जरूरी है पता होना। किसी को पता है रेने निकल क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। रेने निकल होता है एक्चुअल में निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु। मिश्र धातु समझते हैं आप, एलॉय मिश्र धातु होता है एलॉय। निकिल एल्यूमिनियम दोनों धातुओं को मिला करके जो मिश्र धातु होता है उसकी क्रिया NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ कराते हैं। तो जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, निकिल तो बारीक चूर्ण के रूप में रह जाता है, निकिल पाउडर के रूप में बारीक चूर्ण के रूप में रह जाता है, और एल्यूमिनियम NaOH में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? एल्यूमिनियम अलग हो गया। अब जो बचा निकिल वो कैसा होता है, पाउडर के रूप में होता है, और इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। सामान्य निकिल की तुलना में निकिल का जो चूर्ण होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसलिए ये काम में लेते हैं रेने निकिल। तो रेने निकिल भी अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु को NaOH के साथ में गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम तो NaOH में घुल जाता है, और जो निकिल बचता है वो चूर्ण के रूप में होता है, पाउडर के रूप में होता है, और वो क्रियाशीलता अधिक दिखाता है, इसलिए उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सामान्य अगर निकिल लेते हो आप तो उसमें क्या होता है, ताप ज़्यादा लेना पड़ता है। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया है जिसमें क्या किया आपने, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराया। बहुत सरल अभिक्रिया है, आपने बहुत पढ़ी है, अच्छे से याद भी है, याद रहेगा। लेकिन हमारा ये जो नंबर 1 दिया हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर पे अगर पूछा जाए बनाने की पहली विधि कौन सी, तो आप क्या बोलेंगे, एल्कीन से। दूसरा है एल्काइन से। एल्काइन और एल्कीन में फ़र्क क्या है, या पहले एल्कीन में एक उदाहरण देखें आप। जैसे आपने एथीन ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम। आपसे पूछा जाए यहाँ क्या बनेगा तो क्या बताएंगे, कौन सा एल्केन? इथेन, एथेन बनेगा ना, CH3। या आपसे यूँ पूछ ले, ये तो दे दे और ये पूछे कि यहाँ क्या लेंगे आप, तो आपको निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये ध्यान। सवाल किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एल्कीन से बनाइए फिर एल्काइन से बनाइए, ऐसा सवाल तो आएगा नहीं, उसको इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आता है दूसरा एल्काइन से। तो एल्काइन में क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 2 पाइबंद हैं, 2 बार हाइड्रोजनीकरण कराना पड़ेगा आपको। अभिक्रिया वही होगी, 1 पाइबंद था तो 1 H2 का अणु चाहिए था, अगर 2 पाइबंद है तो 2 H2 चाहिए। तो इसमें आपको चाहिए 2 बार योग होगा। पहली बार योग होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। फिर होगा ये योग तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। उत्प्रेरक वही होंगे जो आपने पहली अभिक्रिया में लिए थे, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में कौन से उत्प्रेरक काम में लोगे आप, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। हर अभिक्रिया में अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न करने के लिए निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज़ करेंगे। अगर किसी और यौगिक का अपचयन कराएंगे, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का योग कराना, तो अपचयन कराएंगे उस वक्त कुछ दूसरा उत्प्रेरक भी ले सकते हैं हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में। तो यहाँ पर जो लेते हैं वो क्या है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि साबातीय सेंडरेंस अभिक्रिया कहते हैं इन दोनों को, क्या कहते हैं, साबातीय
एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? सजातीय सेंड्रेंस अभिक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड, थोड़ी देर पहले जो मैंने क्रम लिखा था वही पालन कर रहे हैं ना अपन। एल्किल हैलाइड से, इसमें 3 अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। एल्किल हैलाइड से में, एल्किल हैलाइड से एल्केन 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला है अपचयन, दूसरे में फिर 4 अभिक्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? 4 अभिक्रियाएं हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। एक है वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, तीसरा है वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और चौथा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड से दूसरे भाग में आपको पढ़नी है। तीसरी जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड से बनाने में, वो है कार्ब धात्विक यौगिकों से। कार्ब धात्विक यौगिकों का एक उदाहरण आपको मैंने बताया था, Gr, और दूसरा है Fr। तो इसमें भी 2 है, ग्रिनियर अभिकर्मक से और दूसरा कोरेहाउस संश्लेषण। कोरेहाउस संश्लेषण। देखिए, एक आउटलाइन तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए, और उसके बाद में इस अभिक्रिया के विस्तार से आपको इस अभिक्रिया दिमाग में होनी चाहिए। पहले आपके दिमाग में ये होगा तब आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले लेते हैं अपचयन। देखिए, एल्किल हैलाइड से बना रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं? एल्केन का मतलब RH, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि अपचायक के रूप में आप किसको लेते हैं यहाँ पर, या यूं देखिए कि RH + 2H, RH + HX, एक H तो X के साथ चला गया और एक H R के साथ में जुड़ गया, तो एल्केन बन गया। ये कहलाती है अभिक्रिया अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया हो रही है, नवजात हाइड्रोजन है, इसको अपन कहते हैं अपचयन। अब यहाँ अपचयन जब कराते हैं तो हम क्या क्या ले सकते हैं? नवजात हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं जिंक HCl, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। जिंक और HCl, जिंक NaOH, जिंक NaOH, और क्या ले सकते हैं आप? जिंक कॉपर इथेनॉल, जिंक कॉपर एथेनॉल, जिंक एसिटिक अम्ल, रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस और HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बहुत सारे नवजात हाइड्रोजन के स्रोत हैं, इनको आप काम में ले सकते हैं। इनसे सबसे क्या मिलेगी? ये हाइड्रोजन मिलेगी 2H, जो हमें इस अभिक्रिया के लिए चाहिए, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी? एल्केन बनाएगी। तो ये सारे जिंक HCl, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक कॉपर इथेनॉल, जिंक एसिटिक अम्ल, रेड फास्फोरस HI, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे क्या हैं?
अपचायक हैं जो हाइड्रोजन का सोर्स है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जहाँ कहीं भी आएगा ऐसी स्थिति होगी, आपको ये तो दिमाग में आना ही चाहिए कि ये वाले सब, इनसे अपने को हाइड्रोजन मिलेगी, स्रोत तो हाइड्रोजन के ही रहेंगे। ये काम इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो अपचायक के रूप में इनको काम में लेते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन देते हैं और इस प्रकार से अपचयन होता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। अब देखो इसमें ये क्रियाविधि देखिए आप, जिंक के साथ में अगर जिंक लेते हैं अपन तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। जिंक के पास में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं इसमें से तो क्या बन जाएगा? जिंक 2+ बनेगा। और ये जो जिंक 2+ है, इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला जाता है? इस बंध का समांश विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में और एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास में गया, तो ये एल्किल मुक्त मूलक बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन एक्स के पास में गया वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बना देगा? माइनस एक्स माइनस। ठीक है, तो आर मूलक है, ये बन गया आर मूलक। अब ये जो मूलक बना है, पहले स्लाइड दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये आर मूलक फिर लेता है, क्योंकि एक तो ये चला गया था, एक इलेक्ट्रॉन भी है अपने पास में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और आर माइनस बन जाता है। क्या बनता है? आर माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? ये एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आर माइनस क्या करेगा? एक्स माइनस से, सॉरी एच से क्रिया करके क्या बना देगा? आर एच, एल्केन बना देगा। ये केवल आपको अभिक्रिया समझने के लिए क्रियाविधि बताई है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है, इस पे जो प्रश्न बनते हैं वो इनसे ज़्यादा बनते हैं कि ये अपचायक के स्रोत के रूप में लेते हैं, और हाइड्रोजन का स्रोत जब मिलता है तो Rx + 2H गिव्स यू RH और HX। अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन होती है। ये तो इसमें पहला प्रकार था, एल्किल हैलाइड में Rx में पहला प्रकार है। 3 भागों में रिएक्शन को बांटा था, पहला भाग, अब दूसरा लेते हैं। दूसरे भाग में अभिक्रियाएं कितनी हैं? लेकिन इस पहले भाग में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। एल्किल हैलाइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या है? हाइड्रोजन का स्रोत है। क्या है? हाइड्रोजन का स्रोत है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी क्या होता है? हाइड्रोजन मिलती है अपचयन में ही। अभी सेकंड स्टार्ट नहीं किया है, पहला ही चल रहा है। अपचयन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है LiAlH4, और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हाइड्रोजन का स्रोत है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में 3 डिग्री और 2 डिग्री इन एल्किल हैलाइड्स का अपचयन होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स का, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड समझते हैं आप, जिसमें ये हैलाइड ग्रुप जो है, हेलोजन ग्रुप है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से होता है। 3 डिग्री हो गया।
अगर ये X ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या कहते हैं 2 डिग्री। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड्स हैं उसमें क्या होता है, कौन सा अभिकर्मक आप काम में लेंगे अपचायक के रूप में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राथमिक और द्वितीयक के लिए, और सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए काम में लेंगे। HI भी काम में लेते हैं, रेड फास्फोरस HI। ये देखिए आप RI जैसे एल्किल आयोडाइड ले लिया आपने और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI से, ताप होता है 150 डिग्री सेल्सियस या करीब करीब 421 केल्विन, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, RH प्लस एल्केन बन गया और आयोडीन निकल गई। अब यहाँ पे लाल फास्फोरस का क्या काम है, रेड फास्फोरस जो लेते हैं उसका क्या काम है? ये जो आयोडीन बनती है, ये जो आयोडीन बनती है क्रिया में, ये इससे क्रिया करके इसका हैलोजनीकरण कर सकती है और वापस आपको ये बना देगी। क्या दे देगी वापस? क्रियाकारक। इसको रोकने के लिए हम क्या लेते हैं? लाल फास्फोरस लेते हैं। तो वो जो फास्फोरस होता है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके Pi3 बना देता है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना देता है। इसका मतलब इस आयोडीन को किस में बदल देता है? Pi3 में बदल देता है। अगर ये आयोडीन रह गई तो वापस उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लेते हैं और ये लाल फास्फोरस क्या करता है? आयोडीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना देता है। इस प्रकार से हैं, यही ठीक है। तो अपचयन के इसके जो स्रोत हैं हाइड्रोजन के वो कई सारे हैं। कहाँ कहाँ कौन सा काम में लेंगे ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 डिग्री 2 डिग्री के लिए। इसके आगे अपन कल लेंगे। थैंक यू।